नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। प्रयागराज के अंदर ही एक अराकला नाम का गांव पड़ता है और इसी अराकला गांव में रहने वाला करनैल सिंह। करनैल सिंह बहुत ही गरीब व्यक्ति होता है। करनैल सिंह गांव के जमींदारों के खेत में मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। वह इतने अच्छे तरीके से मेहनत मजदूरी का काम करता था कि गांव के सभी जमींदार उसको अपने खेतों में मेहनत मजदूरी का काम करने के लिए बुलाया करते थे। और करनैल सिंह इन्हीं खेतों में मेहनत मजदूरी करके उसको जितने पैसे मिलते थे, उसी से इसके परिवार का गुजारा चला करता था। क्योंकि करनैल सिंह की पत्नी की 10 साल पहले मौत हो जाती है, जिसकी वजह से करनैल सिंह अपने जीवन में अकेला पड़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी करनैल सिंह लगातार मेहनत मजदूरी करता रहता है, क्योंकि इसके परिवार के अंदर इसकी 2 जवान बेटियां होती हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम निशा होता है और छोटी बेटी का नाम किरण होता है। निशा और किरण दोनों ही बेटियां हर रोज सुबह के करीब 9 बजे के आसपास कॉलेज में पढ़ाई करने जाया करती थी। शाम के करीब 4-5 बजे के आसपास कॉलेज से पढ़ाई करके अपने घर पर लौट आया करती थी। लेकिन करनैल सिंह के मन में सिर्फ एक ही चिंता बनी रहती थी कि उसकी दोनों बेटियां जवान हो चुकी हैं और भविष्य में आगे चलकर उसको अपनी दोनों बेटियों की शादियां भी करनी हैं। लेकिन करनैल सिंह फिर भी थोड़े-थोड़े पैसे करके उनकी शादियों के लिए इकट्ठा करता रहता है। करनैल सिंह हमेशा अपने दोनों बेटियों को कहता था कि बेटी, मेरी पगड़ी की लाज हमेशा बचाए रखना। लेकिन बदले में निशा और किरण भी अपने पिता करनैल सिंह को एक ही बात कहती थी कि पिताजी, हम आपकी पगड़ी की हमेशा इज्जत बनाए रखेंगे। इस बात को सुनकर पिता करनैल सिंह का जो सीना होता है गर्व से चौड़ा हो जाया करता था। लेकिन करनैल सिंह नहीं जानता था कि आगे भविष्य में चलकर उसकी दोनों बेटियां निशा और किरण बहुत बड़े-बड़े कांड करने वाली थी। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 24 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। बेटी किरण पहले ही कॉलेज में जा चुकी होती है, लेकिन जो बड़ी बेटी निशा होती है वो आज थोड़ा-सा लेट हो जाती है, जिसकी वजह से वह थोड़ी देर में ही अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है। और जैसे ही वो बस अड्डे पर पहुंचती है तो बस अड्डे पर जाने के बाद उसकी काफ़ी देर तक बस नहीं आती है और लड़की बस आने का इंतजार कर रही होती है। दूसरी तरफ इस गांव के अंदर एक लड़का भी रहता था जिसका नाम आकाश होता है। आकाश एक ऐसा लड़का होता है जिसका चाल चलन और चरित्र कुछ ठीक नहीं होता है। आकाश हमेशा इस गांव की औरतों, महिलाओं और लड़कियों को अपने खेत में ले जाता था, उनके साथ गलत गंदा काम किया करता था। आकाश हमेशा महिलाओं को गंदी नज़र से देखा करता था और आज के समय में भी आकाश अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर इसी बस अड्डे पर पहुंच जाता है। आकाश देखता है कि वहां पर निशा नाम की लड़की बस के आने का इंतजार कर रही होती है। आकाश लगभग 5 से 6 मिनट तक इस लड़की को ऊपर से नीचे की तरफ इसकी खूबसूरती को निहारता रहता है। लेकिन अब आकाश इस लड़की के पास चला जाता है और आकाश इस लड़की निशा को कहने लगता है कि निशा, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि तुम्हारी बस नहीं आई है। मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें बीच रास्ते में तुम्हारे कॉलेज के सामने छोड़ दूंगा। अब जैसे ही लड़की निशा इस बात को सुनती है तो निशा अपने मन में सोचने लग जाती है कि वह आज पहले ही कॉलेज में लेट हो चुकी है, क्यों ना आकाश के साथ ही मैं कॉलेज में चली जाऊं। और वैसे भी ये लड़की निशा आकाश को जानती थी। आकाश इन्हीं के गांव का लड़का होता है, लेकिन निशा इसके बारे में इतने ठीक तरीके से नहीं जानती थी कि आकाश किस तरह का लड़का है। और इस तरह से ये लड़की अब आकाश पर विश्वास करके इसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। आकाश अपनी मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देता है, लेकिन बीच रास्ते में आकाश अब इस लड़की निशा से मीठी-मीठी और चिकनी-चुपड़ी बातें करने लग जाता है। दूसरी तरफ से निशा भी आकाश के साथ लगातार बात करती चली जाती है और आकाश इस लड़की निशा को अपनी बातों के जाल में इस तरीके से फंसा लेता है कि लड़की इसकी बातों में फंस कर रह जाती है। लगभग आधे घंटे तक का सफ़र बीत जाता है और ये लड़की निशा आकाश पर विश्वास कर बैठती है और धीरे-धीरे करके आकाश भी इस लड़की की तरफ खींचा चला जाता है। और इस तरह से जैसे ही कॉलेज आ जाता है तो ये लड़का आकाश निशा को इसके ठीक कॉलेज के सामने छोड़ देता है। लेकिन जाते-जाते आके आकाश इस लड़की निशा को कहने लगता है कि तुम मुझे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दे दो, और निशा इसको अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दे देती है। लेकिन ये लड़का आकाश भी निशा को अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दे देता है। कहीं न कहीं निशा भी इस लड़के की तरफ आकर्षित होने लग जाती है और इस तरह से जैसे ही दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। कई-कई घंटे तक आकाश और निशा दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लग जाता है। दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे और इस तरह से जब दोनों के बीच गहरा प्यार हो जाता है तो धीरे-धीरे करके वक्त गुजरता चला जाता है और एक तारीख आ जाती है 3 जनवरी 2026 का दिन।
आज के समय में लड़की निशा अपने कॉलेज में नहीं जाती है क्योंकि निशा की आज कॉलेज की छुट्टी होती है। और जैसे ही शाम के 5 बजे के आसपास का वक्त होता है तो आकाश इस लड़की निशा के पास फ़ोन कॉल करता है। और आकाश इस लड़की निशा को कहने लगता है कि निशा, आज गाँव के खंडर में मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से लड़की निशा भी आकाश को कहती है कि मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। और इस तरह से आकाश कहने लगता है कि गाँव में जो खंडर बना है तुम उसमें आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर कोई भी दूसरा-तीसरा व्यक्ति गाँव का आता-जाता नहीं है। लड़की अब इसके बहकावे में आ चुकी होती है। लड़की उस बात को भूल चुकी होती है कि उसने अपने पिता से क्या वादा किया था। और इस तरह से निशा उसी शाम अपने घर से झूठ बोलकर निकल पड़ती है। थोड़ी देर के बाद वह खंडर तक भी पहुंच जाती है। और जैसे ही 15 मिनट तक का इंतजार करने के बाद वह जो लड़का आकाश होता है वो भी उस खंडर में पहुंच जाता है। और फिर इसके बाद ये दोनों ही इस खंडर के अंदर बैठकर काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं। लेकिन आकाश अपने गलत इरादों को आज अंजाम देना चाहता था। आकाश इस निशा को कहने लगता है कि निशा, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। निशा कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजारूंगी। लेकिन आकाश जैसे तैसे करके इस लड़की को इस गलत काम को करने के लिए मना लेता है। और फिर निशा के भी कदम जो है डगमगा जाते हैं। और इस तरह से अब इस खंडर के अंदर निशा और आकाश दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। आकाश और निशा इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है, दोनों के मन को खुशी नहीं मिल जाती है। और जैसे ही इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो इसके बाद आकाश कहने लगता है कि अब तो हम यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन मिलते रहेंगे। और इस तरह से लड़की निशा भी अब गलत रास्ते पर चल पड़ी होती है। निशा इसके बहकावे में आ चुकी होती है। निशा भी आकाश को कहती है कि जब भी तुम फ़ोन कॉल करोगे मैं इसी खंडर में आ जाया करूँगी। और इस तरह से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि इस प्रेम कहानी का आगाज़ तो हो चुका है, अंजाम बाकी होता है। और इस तरह से अब तो जब भी इस लड़के आकाश का मन करता था वह इस लड़की निशा के पास फ़ोन कॉल कर लिया करता था। और निशा भी इस खंडर के अंदर इससे मिलने चली जाया करती थी। और फिर इसके बाद ये दोनों ही इस खंडर के अंदर अपने गलत रिश्ते कायम कर लिया करते थे। दिन गुजरते चले जाते हैं और इस तरह से तारीख आ जाती है 10 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। करनैल सिंह मेहनत मजदूरी करने के लिए जमींदार के खेत में जा चुका होता है। आज करनैल सिंह की दोनों बेटियां अपने घर पर होती हैं क्योंकि आज उनके कॉलेज की छुट्टी होती है, जिसकी वजह से दोनों बेटियां घर के कामकाज में व्यस्त होती हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद निशा अपनी बहन किरण को कहने लगती है कि किरण, मुझे अपनी सहेली के घर पर जाना है, तुम घर का सारा कामकाज खत्म कर लेना। किरण कहती है कि कोई बात नहीं, मैं घर का सारा कामकाज खत्म कर लूंगी। और इसके बाद निशा अपने घर से निकलती है और अपनी सहेली के घर पर चली जाती है। और आज के समय में किरण अपने घर पर बिल्कुल अकेली रह जाती है। किरण लगातार अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। लेकिन जो दूसरी तरफ आकाश नाम का लड़का होता है अपने मन में सोचने लग जाता है कि खेतों में कई दिनों का काम बाकी पड़ा है, क्यों ना ये सारा काम निशा के पिता करनैल से करवा लिया जाए। जब ऐसे विचार उसके मन में आते हैं तो आकाश सोचने लग जाता है कि क्यों ना करनैल सिंह के घर पर जाया जाए और उससे कुछ बातचीत कर ली जाए। और इसके बाद आकाश लगभग 10 बजे के आसपास करनैल सिंह के घर पर आ जाता है। करनैल सिंह के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर जो लड़की किरण होती है वह दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही किरण दरवाज़ा खोलती है तो वह देखती है कि आकाश नाम का लड़का उसके ठीक सामने खड़ा होता है। और आकाश की नज़रें जब किरण पर पड़ती है तो किरण की खूबसूरती और सुंदरता को देखकर आकाश अपने मन में सोचने लग जाता है कि किरण तो अपनी बहन निशा से भी बहुत खूबसूरत और सुंदर है, क्यों न किसी तरीके से इसको भी हासिल कर लिया जाए। उसकी खूबसूरती और सुंदरता आकाश को पसंद आ चुकी होती है। जब ऐसे ऐसे ख्याल आकाश के मन में आने लग जाते हैं तो आकाश अपने मन में ठान चुका होता है कि जैसे तैसे करके इस लड़की को हासिल करना है। इसके बाद किरण आकाश को कहने लगती है कि यहाँ पर तुम्हें क्या काम है। तभी आकाश कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पिता करनैल से मिलने आया था, मुझे खेतों में उससे कुछ काम करवाना है। लेकिन लड़की किरण कहने लगती है कि मेरे पिता इस समय जमींदार के खेत में काम करने गए हैं, वो शाम को ही मेरे घर पर लौटेंगे। और इसके बाद आकाश कहने लगता है कि जैसे ही तुम्हारे पिता घर पर आएंगे तो मेरे घर पर भेज देना, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। लेकिन किरण यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती कर बैठती है। किरण कहने लगती है कि तुम मेरे घर पर तो आ गए हो, चाय पानी पीकर जाना। लेकिन लड़का जो आकाश होता है जानबूझकर मना नहीं करता है। वह इसकी खूबसूरती को ऊपर से नीचे की तरफ देखता रहता है और कहता है कि चलो आज तो मैं तुम्हारे घर की चाय पीकर जाऊंगा। और इसके बाद जो लड़की किरण होती है इसके लिए चाय बनाने लग जाती है। लेकिन इस लड़के का इरादा कुछ और होता है और जैसी चाय बनकर तैयार हो जाती है
तो लड़की हंसते मुस्कुराते हुए इसके लिए चाय लेकर आती है। लेकिन आकाश इसकी तरफ हंसते मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि चाय तो तुम बहुत अच्छी बनाती हो। अब यहाँ पर जो लड़की होती है किरण, वह भी हंसते मुस्कुराते हुए इससे बातचीत करने लग जाती है। आकाश बातों में माहिर होता है और मीठी मीठी बातों में इस लड़की को फंसा चुका होता है। वह लगातार इस लड़की से मीठी मीठी बातचीत करने लग जाता है और लड़की भी इससे लगातार बातचीत करती रहती है। लेकिन अब आकाश कहने लगता है कि देखो, मुझे यहाँ पर बैठे हुए 20 से 25 मिनट का वक्त गुजर चुका है और मुझे अपने खेतों में ज़रूरी काम है। लेकिन तुम ऐसा करो, अपने पिता का फ़ोन नंबर मुझे दे दो। लेकिन लड़की कहती है कि मेरे पिता फ़ोन नहीं रखते हैं। अब ये लड़का कहने लगता है कि ऐसा करो, तुम अपना ही मोबाइल नंबर मुझे दे दो। और इस तरह से ये लड़की अब इसको अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दे देती है। लेकिन जैसे इन दोनों के बीच ये सारी बातचीत हो रही होती है, तो लड़की किरण भी इसकी तरफ आकर्षित होने लग जाती है और आकाश इस बात को समझ चुका होता है। आकाश अपने मन में सोचने लग जाता है कि चिड़िया जाल में फंस चुकी है, क्योंकि आकाश ने दाना फेंक दिया था। और आकाश अब इस लड़की को कहता है कि देखो, तुमने तो मुझे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दे दिया है, तुम ऐसा करो, मेरा भी मोबाइल फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लो। अगर तुम्हें कोई ज़रूरी काम हो तो मेरे पास फ़ोन कॉल कर लेना। और इस तरह से ये लड़की इससे इसका मोबाइल फ़ोन नंबर ले लेती है। लेकिन अब ये लड़का इसको कहने लगता है कि जैसे ही तुम्हारे पिता घर पर आएंगे तो मेरे पास भेज देना। और इस तरह से ये लड़का दाना फेंक कर इस चिड़िया को फंसा कर यहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। शाम के करीब 7 बजे के आसपास पिता करनैल थक हार कर अपने घर पर आता है। जैसे करनैल घर पर आता है तो इसकी बेटी किरण करनैल सिंह को कहने लगती है कि पिताजी, आज हमारे घर पर आकाश आया था, वो आपसे कुछ बातचीत करना चाहता है, शायद कुछ जरूरी काम हो सकता है। अब जैसे ही पिता अपनी बेटी की बात को सुनता है तो करनैल सिंह अपनी बेटी किरण को कहता है कि बेटी, वो एक ऊंचे खानदान का लड़का है, अमीर बाप की औलाद है, उसे कुछ जरूरी काम हो सकता है, मैं उसके घर पर जाता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए खाना तैयार कर लेना। और इस तरह से करनैल उसी समय अपने घर से बाहर निकलकर इस लड़के आकाश के घर पर पहुंच जाता है। आकाश से मिलता है, आकाश से बातचीत की जाती है। आकाश कहने लगता है कि अंकल जी, हमारे खेत के अंदर कुछ मजदूरी का काम करना है। मजदूरी का काम कई दिनों का है और वो सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अच्छे तरीके से काम करते हो। करनैल भी खुश हो जाता है। इसके बाद आकाश खुश होकर एडवांस में कुछ रुपए भी करनैल को देता है और करनैल सिंह उन पैसों को लेकर अपने घर पर आ जाता है। और घर पर आने के बाद अपनी बेटी किरण को कहने लगता है कि बेटा, जो आज लड़का आकाश हमारे घर पर आया था, बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का है। उसने मुझे एडवांस में कुछ पैसे दे दिए हैं और उसके खेत में मुझे मेहनत मजदूरी करने के लिए कल सुबह से ही जाना पड़ेगा। अब जैसे ही पिता करनैल सिंह अपनी बेटी किरण को ये सारी बातें कहता है तो किरण अपने मन में सोचने लग जाती है कि लड़का बहुत ही रईस है और अमीर खानदान का है और ऊपर से बहुत अच्छा और ईमानदार भी लड़का है। इस तरह से लड़की किरण भी उसकी तरफ आकर्षित हो चुकी होती है। लेकिन लड़की किरण नहीं जानती थी कि उस लड़के ने उसकी बहन निशा को पहले ही अपने जाल में फंसा रखा है। और इस तरह से अगला दिन हो जाता है। जैसे ही 11 जनवरी 2026 का दिन आता है तो सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। दोनों बेटियां की आज भी छुट्टी होती हैं और जो करनैल सिंह होता है वो मेहनत मजदूरी करने से पहले अपनी बेटी किरण को कहने लगता है कि किरण, देखो, आज खेत में बहुत ज़्यादा काम है, तुम ऐसा करना, दोपहर का खाना मेरे खेत में ही लेकर आ जाना। किरण कहती है कि कोई बात नहीं पिताजी। और इस तरह से पिता करनैल सिंह अपने घर से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ निशा भी कुछ थोड़ा बहुत सामान खरीदने के लिए, अपने कुछ कपड़े खरीदने के लिए शहर में चली जाती है। घर पर जो बेटी किरण होती है वो बिल्कुल अकेली रह जाती है और इस तरह से बेटी किरण अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। जैसे ही दोपहर का समय होता है तो उसी समय लड़का आकाश अब किरण के पास फोन कॉल करता है और कहता है कि तुम आज खेत में आने वाली हो। तभी किरण कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तभी लड़का आकाश कहता है कि तुम्हारे पिता करनैल हमारे खेत में कामकाज कर रहे हैं, मैं उन्हीं के पास बैठा हूँ और वो अपना खाना मंगवा रहे हैं। अब जैसे ही फोन कॉल किया जाता है तो लड़की जल्दी जल्दी में खाना तैयार करती है और अपने पिता का खाना तैयार करके टिफिन लेकर खेत की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन उसी समय जो लड़का आकाश होता है अपनी मोटरसाइकिल लेकर गांव की तरफ लौट रहा होता है और बीच रास्ते में लड़की किरण से उसकी मुलाकात हो जाती है। अब रास्ते में दूर दूर तक कोई भी दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं होता है। आकाश इस लड़की किरण के पास आता है और मीठी मीठी बातचीत करने लग जाता है। आकाश आज अपनी जेब से थोड़े से पैसे निकालता है और इस लड़की को देता है और कहता है कि देखो किरण, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता हूँ, वैसे भी मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। अब लड़की कुछ पैसों को देखकर और इसके चाल चलन और इसके चरित्र को देखकर इसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। कहने लगती है कि पहले मैं पिता का खाना देकर आती हूँ। लेकिन आकाश उसी समय कहने लगता है कि तुम अपने पिता का खाना देकर गांव वाले खंडर में आ जाना,
वहीं हम दोनों अपने काम को अंजाम देंगे। और इस तरह से लड़की के पाँव डगमगा जाते हैं। इसके बाद ये लड़की अपने पिता का खाना देने के लिए खेत में जाती है, खाना देकर वापस आ जाती है और सीधे ही वह खंडर में पहुँच जाती है, जहाँ पर जो लड़का भी आकाश होता है, इसके आने का इंतज़ार कर रहा होता है। और जैसी लड़की उस खंडर में पहुँचती है, तो आकाश इस लड़की को देखकर बड़ा खुश हो जाता है। आकाश अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैंने दोनों बहनों को अपने जाल में फँसा लिया है। और इस तरह से ये लड़की जैसे इसके पास आ जाती है, तो फिर ये लड़का इस लड़की को लेकर खंडर के अंदर चला जाता है। और फिर किरण और आकाश के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये गलत रिश्ते इन दोनों की मर्जी से बनाए जाते हैं। और इस गलत काम को ये दोनों तब तक करते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं। और जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है, तो इसके बाद लड़का आकाश इस लड़की को कहने लगता है कि अब तो मैं तुम्हारे पास जब भी फ़ोन कॉल करूँगा, तुम इसी खंडर में मुझसे मिलने आ जाया करना। और इस तरह से अब इस लड़के आकाश ने दोनों बहनों को अपने प्रेम जाल में फांस लिया था। लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि असली कहानी की शुरुआत तो यहीं से होती है। और इस तरीके से ये लड़का जब भी किरण को इस खंडर में बुलाता था, किरण इसके पास चली जाती थी, इसके साथ अपना वक्त गुजार लिया करती थी। दूसरी तरफ जब भी इसकी बड़ी बहन निशा का मन करता था, निशा भी अब इस लड़के आकाश के पास फ़ोन कॉल कर लिया करती थी और लड़का आकाश इसको भी खंडर में मिलने के लिए बुला लिया करता था और उसके साथ अपना वक्त गुजार लिया करता था। काफ़ी दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है, 10 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। लड़की किरण अब इस लड़के आकाश के पास फ़ोन कॉल करती है और कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है और मुझे एक सोने की अंगूठी आज मेरे जन्मदिन की खुशी में चाहिए। लड़का उसी समय कहता है कि तो तुम्हें सोने की अंगूठी ज़रूर मिल जाएगी, तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो। आकाश उसी समय अपने घर में अच्छी खासी एक चोरी करता है। चोरी करने के बाद आकाश शहर में जाता है, शहर से एक सोने की अंगूठी खरीद लेता है। और ये अंगूठी खरीदने के बाद शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। फिर इसके बाद ये लड़का इस लड़की के पास फ़ोन कॉल करता है और कहता है कि देखो, मैंने आज तुम्हारे लिए एक सोने की अंगूठी खरीदी है और शाम के समय तुम खंडर में मुझसे ज़रूर मिलने आना, उसी समय तुम्हें सोने की अंगूठी मिल जाएगी। और इस तरह से किरण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन किरण नहीं जानती थी कि आज उस खंडर में उसके साथ क्या होने वाला है। और जैसे ही फ़ोन कॉल काट दिया जाता है, तो इसके बाद ये लड़का आकाश अपने एक दोस्त प्रदीप के पास फ़ोन कॉल करता है और प्रदीप को कहता है कि प्रदीप, मैंने एक बहुत ही अच्छी चिड़िया को फँसा रखा है। अगर तुम्हें भी उसके पर काटने हैं तो जल्दी से खंडर में आ जाओ और साथ में कुछ बियर की बोतलें भी खरीद कर ले आना। और इस तरह से जो प्रदीप नाम का लड़का होता है, अपने घर से मोटरसाइकिल उठाता है, पास के शराब के ठेके पर जाता है, कुछ बियर की बोतलें खरीदता है और बियर की बोतलें खरीदने के बाद अपने दोस्त आकाश के पास खंडर में मिलने आ जाता है। और इसके बाद ये दोनों दोस्त बैठकर वहाँ पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर आकाश अपनी बीती हुई प्रेम कहानी की एक-एक बात अपने दोस्त प्रदीप को सुनाता है और दोनों बैठकर लगातार बियर की बोतलों को खाली करते चले जाते हैं। दोनों को काफ़ी नशा हो चुका होता है और शाम के करीब 6:30 बज चुके होते हैं। उसी समय ये लड़का आकाश फिर से इस लड़की किरण के पास फ़ोन कॉल करता है। किरण को बताया जाता है कि तुम जल्दी से खंडर में आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें सोने की अंगूठी देना चाहता हूँ। किरण भी उसी समय अपने घर से झूठ बोलकर जैसे-तैसे करके अपने घर से बाहर निकलती है और थोड़ी देर के बाद वह खंडर में इस लड़के आकाश से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही किरण इस खंडर के अंदर पहुँचती है, तो वहाँ पर देखती है कि लड़का आकाश नशे में धुत बैठा होता है और उसके पास प्रदीप नाम का लड़का भी शराब के नशे में धुत बैठा होता है। अब ये लड़की इस लड़के आकाश को कहने लगती है कि देखो, तुम बहुत ज़्यादा नशे में हो और कल बैठकर बातचीत करते हैं। लेकिन लड़का आकाश कहने लगता है कि यहाँ तक तो तुम आ चुकी हो, लेकिन यहाँ से तुम वापस बचकर नहीं जाओगी। और इस तरह से लड़की समझ बैठती है कि आज उसके साथ बुरा होने वाला है। जैसे ही ये लड़की वहाँ से भागने का प्रयास करती है, तो आकाश तुरंत इसको वहीं पर पकड़ लेता है। आकाश आज पूरी तैयारी करके आया था, वह साथ में एक चाकू लेकर आया था और चाकू इसकी गर्दन पर रख लिया जाता है। आकाश कहने लगता है, अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारा गला यहीं पर काट दूंगा। लड़की डर जाती है, सहम जाती है। किरण इन दोनों के सामने बेबस हो जाती है, लाचार हो जाती है, कुछ भी कहने की, सुनने की स्थिति में नहीं होती है। और इसके बाद प्रदीप और इस लड़के आकाश का गंदा और घिनौना खेल शुरू हो जाता है। ये दोनों लड़के इस लड़की को खंडर के अंदर ले जाते हैं और फिर इसके बाद ये दोनों बारी-बारी से इस लड़की के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और ये लड़के तब तक इस लड़की किरण के साथ गलत काम को करते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, इन दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे इन दोनों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो लड़का आकाश इस लड़की किरण को कहता है
कि देखो अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। लेकिन लड़का आकाश यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये कर बैठता है कि इस लड़की किरण को कहता है कि तुम्हारी बहन निशा को भी मैंने इस तरीके से ही अपने जाल में फंसा रखा है। उसकी तो मैंने ऐसी-ऐसी वीडियो बना रखी है कि जिसको देखने के बाद तुम्हें भी शर्म आएगी। और इसके बाद हद तो यहाँ पर बढ़ जाती है जब ये लड़का आकाश अपनी जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है और इसकी बड़ी बहन निशा की कुछ आपत्तिजनक वीडियो किरण को दिखाता है। और किरण जैसे उन वीडियो को देखती है तो किरण के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। और ये सब काम खत्म करने के बाद ये दोनों लड़के इसको धमकी देकर मोटरसाइकिल पर बैठकर यहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। इसके बाद लड़की किरण जैसे-तैसे करके अपने घर पर वापस आ चुकी होती है। इसके बाद ये लड़की किरण जैसे ही अपने घर पर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी बहन निशा घर में अकेली होती है। पिता करनैल सिंह घर में नहीं होते हैं। किरण अपनी बहन निशा को पूछने लगती है कि पिता कहाँ पर गए हैं? तभी निशा कहने लगती हैं कि पिताजी तो मौसी के घर पर गए हैं। मौसी काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, उनका फ़ोन कॉल आया था और वो 3-4 दिनों के लिए वहाँ पर चले गए हैं। अब जैसे ये बात किरण को कही जाती है तो इसके बाद किरण कहती है कि आज मेरे साथ बहुत गलत काम हुआ है। निशा पूछने लगती है कि ऐसा तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? इसके बाद जो किरण होती है अपनी पूरी कहानी रोते-रोते हुए अपनी बहन निशा को बताती है। निशा को कहानी का एक-एक पन्ना खोलकर बताया जाता है। निशा जैसे ही अपनी बहन किरण की पूरी कहानी को सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। निशा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसका प्रेमी उसकी बहन के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद निशा अपनी बहन किरण को काफ़ी देर तक समझाती है और कहती है कि ये बात किसी को नहीं बतानी है, क्योंकि उस लड़के आकाश ने हम दोनों को धोखा दिया है और हमारा उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और हमारी भी यहाँ पर बहुत बड़ी गलती है। हमने अपने पिता की पगड़ी को उछाल कर रख दिया है, लेकिन हम अपने पिता की पगड़ी को उछलते हुए ऐसा नहीं देख सकते हैं। उस लड़के को किसी न किसी दिन सबक ज़रूर सिखाना पड़ेगा, लेकिन तुम ये बात किसी को भी मत बताना। और इस तरह से 3-4 दिनों का वक़्त गुज़र जाता है और एक तारीख आ जाती है 13 फरवरी 2026 का दिन। शाम के करीब 4 बजे के आस-पास का वक़्त होता है। निशा कई दिनों से अपने मन में इस बात को सोच रही होती है कि जैसे न तैसे करके उस लड़के को सबक ज़रूर सिखाना है। निशा आज अपनी बहन किरण को कहती है कि आज वो दिन आ चुका है कि उस लड़के को हम सबक ज़रूर सिखाएँगे। निशा अपनी बहन किरण के साथ बैठकर अच्छा खासा प्लान तैयार कर चुकी होती है। निशा अपनी बहन किरण को कहती है कि जल्दी से 2 चाकू लेकर मेरे पास आ जाओ और फिर मैं आज उस लड़के को खंडर में बुलाती हूँ, वहीं पर आज हम उसका काम तमाम करेंगे। दोनों बहनों की योजना बनकर तैयार हो जाती है और इसके बाद निशा अपने उस प्रेमी आकाश के पास फ़ोन कॉल करती है। आकाश को कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पिता घर पर नहीं हैं और ना ही मेरी बहन घर पर है। वो दोनों मेरी मौसी के घर पर गए हैं। लड़का आकाश बेहद खुश हो जाता है। आकाश कहने लगता है कि मैं खंडर में बैठा हुआ हूँ और यहीं पर मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगा। लेकिन लड़का आकाश यहाँ पर झूठ बोलता है, क्योंकि लड़का आकाश अपने दोस्त प्रदीप के साथ इसी खंडर में बैठकर शराब पी रहा होता है और शराब पीकर नशे में धुत होता है। यहाँ पर ये प्रदीप और लड़का आकाश इतना नशा कर चुके होते हैं कि इन दोनों को होश तक नहीं रहता है। दूसरी तरफ से दोनों बहनें धार-धार चाकू लेकर इस खंडर में पहुँच जाती हैं और खंडर में पहुँचने के बाद निशा और किरण देखती है कि वहाँ पर आकाश अकेला नहीं होता है, बल्कि उसका दोस्त प्रदीप भी वहाँ पर बैठा होता है और दोनों नशे में इतने धुत होते हैं कि वो दोनों खड़े भी नहीं हो सकते थे। निशा और किरण इसी बात का फ़ायदा उठाती हैं, दोनों बहनें उसके पास चली जाती हैं और देखते ही देखते जो निशा होती है वो अपने प्रेमी आकाश के गर्दन के अंदर चाकू घुसा देती है और चाकू इतनी ज़ोरदार से मारा जाता है कि लड़का आकाश चीख भी नहीं सकता है। दूसरी तरफ उसकी जो छोटी बहन किरण होती है तब तक वह उस लड़के प्रदीप पर कई बार चाकू से कर चुकी होती है। प्रदीप वहाँ पर घायल हो चुका होता है और उसकी बहन निशा ने उस लड़के आकाश का काम तमाम कर दिया था, उसकी गर्दन चाकू से काट दी थी। और इसके बाद दोनों बहनें मिलकर निशा और किरण प्रदीप का इतना बुरा हाल करती है कि उसके प्राइवेट पार्ट तक को चाकू के साथ काट चुकी होती हैं। और जैसे ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है तो दोनों बहनें यहीं पर नहीं रुकती हैं। इसके बाद निशा और किरण रात के ही समय में नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती हैं। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद अपनी पूरी कहानी को पुलिस के सामने रखती हैं और उसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों लड़कों के शव को बरामद करती है। उन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर निशा और किरण दोनों ने जुर्म जरूर किया था, लेकिन ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब इन दोनों बहनों को आखिरकार क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान निशा और किरण ने आकाश और उसके दोस्त प्रदीप के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।